नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का अर्थ क्या होता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मीनिंग क्या है, कौन से वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण में रखा गया है। फिर देखेंगे कि इस आरक्षण को प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने हमारे संविधान में कौन सा संशोधन किया हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे कि संविधान के कौन से प्रावधानों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी बातें जोड़ी गई हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्रता क्या है, अर्थात वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए किसी व्यक्ति को पात्र बना देती हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में आरक्षण की स्थिति क्या है, अर्थात वर्तमान में भारत सरकार की नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में कितना प्रतिशत किस वर्ग को आरक्षण है और मध्य प्रदेश सरकार की नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में कितना प्रतिशत किस वर्ग को आरक्षण है। ये आज के वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का अर्थ क्या होता है। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ जनरल कैटेगरी। अगर हम हिंदी में बात करें तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति। तो यह आरक्षण किसको प्रदान किया गया है? सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को यह आरक्षण प्रदान किया गया है और इस आरक्षण के अंतर्गत सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। अब बात यहाँ पर आती है कि ये जो आरक्षण है इसकी प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुई थी यूपीए सरकार से। यूपीए सरकार कांग्रेस का गठबंधन वाली सरकार है। यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अर्थात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक गठबंधन है। और इस गठबंधन के माध्यम से मार्च 2005 में रिटायर मेजर जनरल एसआर सिन्हो आयोग का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से इस आरक्षण को लागू करने की बात कही गई। इस आयोग ने यह रिकमेंडेशंस दी कि भाई आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के जो कमजोर लोग हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इन रिकमेंडेशंस को मानते हुए वर्तमान एनडीए सरकार, जिन्हें हम लोग नरेंद्र मोदी की सरकार या भाजपा की सरकार कह रहे हैं, उन्होंने इस आरक्षण को लागू कर दिया। अब एनडीए सरकार मतलब के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार, मतलब के राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन की सरकार, जो कि बीजेपी की सरकार है। और इस सरकार ने 14 जनवरी 2019 को ये वाला संविधान संशोधन कर दिया, जिसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण संविधान में जोड़ दिया गया। और उसके लिए सरकार के माध्यम से 103वां संविधान संशोधन किया गया था। 103वां संविधान संशोधन किया गया था और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार वाले भाग में समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में खंड 6 जोड़ दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 15 के अंतर्गत खंड 6 और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत खंड 6 जोड़ दिया गया। और उसके माध्यम से सरकार के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान और नौकरियों में ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। अनुच्छेद 15(6) जो है इसमें, वह शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 16(6) सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण को वैलिड बनाता है, संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। मित्रों, इस आधार पर वर्तमान में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को प्रदान किया गया है। अब हम लोग आगे की बात करें तो हमें ये देखना है, हमें इस बात पर विचार करना है, इस बात को अच्छे से समझना है
कि क्या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में लागू होता है? तो दोस्तों, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण लागू नहीं होता है। 10% आरक्षण ये लागू नहीं होता है। कहां पर? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में, जो कि अनुच्छेद 30(1) के तहत गठित होते हैं, जिसके अंतर्गत मुस्लिम्स के शैक्षणिक संस्थान, जैन के शैक्षणिक संस्थान, सिख के शैक्षणिक संस्थान, इन शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण लागू नहीं होता है। और भी ज्यादा डिटेल में जानने के लिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य व्यक्ति कौन कहलाएगा, है ना? कौन कहलाएगा आर्थिक रूप से सामान्य कमजोर व्यक्ति जिसको कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्राप्त हो सकता है? तो उसके लिए पात्रता यहाँ पर दी गई है दोस्तों। सबसे पहली पात्रता तो यही है कि उम्मीदवार को सामान्य कैटेगरी का होना है, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, है ना? एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। फिर परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर 8 लाख रुपए से ज्यादा है परिवार की आय, ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र नहीं होंगे। ये 8 लाख रुपए की आय आपके समस्त प्रकार के आय संसाधनों का योग होगी। मतलब कि अगर आपकी आय कृषि से हुई होती है, वेतन से भी होती है, व्यवसाय से भी होती है ना? तो अगर इन सबको जोड़ करके भी आप लोगों की जो आय है वो 8 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात 8 लाख रुपए से आय कम होनी चाहिए। फिर आगे की बात करें, परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, तो ही ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र होगा। मतलब कि 5 एकड़ से कम जमीन है तो ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र हो जाएगा व्यक्ति। उसके बाद परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर 1000 से कम वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट है तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र हो जाएगा। फिर परिवार के पास 100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्र का आवासीय भूखंड नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अगर 100 वर्ग गज या मतलब 100 वर्ग गज से कम का आवासीय भूखंड जो है वो नगर पालिका के क्षेत्र में है तो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र हो जाएगा। उसके बाद परिवार के पास यदि 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड अगर पंचायत के क्षेत्र में तो भी वो पात्र नहीं होगा। अर्थात अगर 200 वर्ग गज से कम का आवासीय भूखंड पंचायत के क्षेत्र में है तो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र हो जाएगा। मैंने दोनों ही परिस्थितियों को आप लोगों को समझा दिया है। फिर आगे की बात करें तो मित्रों, वर्तमान में ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। तो गरमाया क्यों हुआ था, उसके पीछे का कारण है कि एसटी एससी और ओबीसी वर्ग यह समझ रहा था कि जो ये 10% आरक्षण दिया जाएगा ये उनको जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें से कटौती करके और जनरल वर्ग को प्रदान किया जाएगा। ऐसा उनके दिमाग में क्यों था? क्योंकि एक केस हुआ था दोस्तों, इंदिरा साहनी केस, जिस केस में भारत के अंदर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दी गई थी। अब अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को प्रदान किया जाता है तो उस 50% की सीमा का उल्लंघन हो जाता है। तो एसटी एससी और ओबीसी वर्ग ये समझ रहा था कि उनको मिले हुए आरक्षण में से कटौती की जाएगी और जनरल वर्ग को यह 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसको स्पष्ट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो संविधान पीठ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, उन्होंने एक निर्णय दिया। इसमें 3-2 के बहुमत से निर्णय हुआ कि 10% आरक्षण जो है यह संवैधानिक रूप से मान्य होगा। 50% की सीमा का इसमें कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि एसटी एससी और ओबीसी को दिया गया जो आरक्षण है उसमें शामिल नहीं है। उनको दिए गए आरक्षण में इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि उनके आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी, ये 10% का आरक्षण अलग से दिया जाएगा। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, जो कि आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में अभी आरक्षण की स्थिति क्या हो गई है।
वर्तमान में अगर भारत सरकार की नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो वहां पर ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 27%, एसटी जो है मतलब शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति उनको 7.5% और एससी को 15% प्रदान कर दिया गया है। अब अगर मैं टोटल परसेंटेजेस को जोड़ूं तो ये कितना निकल करके आ रहा है 37 और उसके बाद में फिर 47, 52 और 7.5 इट मीन्स के 59.5% आरक्षण निकल करके आ रहा है। अर्थात केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 59.5% आरक्षण है जो कि ईडब्ल्यूएस को मिला करके है ना। अब इसके बाद आगे की बात करें अगर हम लोग तो मध्य प्रदेश में अभी क्या है स्थिति आरक्षण की वो मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, ओबीसी को 27% आरक्षण रहेगा या 14% आरक्षण रहेगा। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है अभी, मतलब वहां पर मामला चल रहा है। जैसे ही उच्च न्यायालय का निर्णय हो जाएगा यह भी स्पष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 20% आरक्षण दिया गया है और शेड्यूल कास्ट के लिए 16% आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। तो ये हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति हो गई है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें जाना कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है और किस व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्राप्त हो सकता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को प्राप्त करने के लिए आप अपने तहसील कार्यालय में जाकर के और एप्लीकेशन दे सकते हैं लोक सेवा केंद्र के अंतर्गत। वहां से आपको निर्धारित तिथियों में निर्धारित दिनों के अंदर आपको आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।